किसी गांव में भोला नाम का एक किसान रहता था। गांव के लोग उसे बुद्धू भोला कहकर बुलाते थे। एक बार गांव में सूखा पड़ जाता है। मुसीबत की घड़ी में भोला गांव वालों की मदद करना चाहता था। क्या भोला ऐसा कर पाया? ये जानने के लिए देखिए हमारी कहानी जादुई करेले की खेती। भोला अपने खेत से करेले की फसल तोड़कर गांव में बेचने जाता है। भोला भाई, ये करेले कैसे दिए? भैया 40 रुपए किलो हैं। अरे, पूरे गांव में करेले 20 रुपए किलो बिक रहे हैं। तेरे करेले में ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हैं कि तू इन्हें 40 रुपए में बेच रहा है? भाई, इतने महंगे करेले कौन खरीदेगा? अरे, गुस्सा क्यों होते हो? अगर गांव में करेले 20 रुपए किलो बिक रहे हैं तो मैं भी 20 में दे दूंगा। ले जाओ ले जाओ। ठीक है, 2 किलो करेले तोल दे। भोला 40 रुपए में 2 किलो करेले रामकिशन को दे देता है। रामकिशन के साथ उसका दोस्त शंकर भी होता है। शंकर भी भोला से 2 किलो करेले ले लेता है, जिसके बाद भोला करेले की टोकरी लेकर वहां से चला जाता है। तूने भोला को कैसे बेवकूफ बनाया? पूरे गांव में 40 रुपए किलो करेले बिक रहे हैं और तूने इससे 20 रुपए में ले लिए। रामकिशन हंसते हुए कहता है। तभी तो इसे बुद्धू भोला कहते हैं। ये सबकी बात मान लेता है। इधर भोला 20 रुपए किलो के हिसाब से अपने करेले बेचकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी राधा को सारे पैसे दे देता है। राधा पैसे गिनती है। आपके पास 10 किलो करेले थे, उस हिसाब से आपकी कमाई पूरे 400 रुपए होनी चाहिए, लेकिन आपने मुझे 200 रुपए दिए। बाकी के 200 कहाँ गए? कैसी बात कर रही हो राधा? करेले 20 रुपए किलो बेचे हैं तो 200 रुपए मिलेंगे ना? लेकिन आपने करेले 20 रुपए किलो क्यों बेचे? गांव में करेले का रेट 40 रुपए किलो है। रामकिशन भैया ने मुझे बताया कि गांव में करेले 20 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। रामकिशन भैया ने आपको बेवकूफ बना दिया। आप लोगों की बातों में आते ही क्यों हैं? अब कर दिया ना नुकसान। जाने दो राधा, कोई मेरी किस्मत थोड़ी ना ले गया। पैसे तो मैं फिर कमा लूंगा। अच्छा, अब तुम मेरा खाना लगा दो, बड़ी भूख लगी है। राधा खाना लगाती है। भोला खाना खाता है। राधा और भोला के 2 बच्चे थे, 8 साल का सोनू और 5 साल की गुड़िया। राधा दोनों बच्चों को खाना खिलाने लगती है। अगर आपकी कुछ अच्छी कमाई होती तो हमारे बच्चे स्कूल जा पाते, लेकिन आप तो लोगों की बातों में आकर अपना ही नुकसान कर लेते हैं, जिसका असर हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। कह तो तुम ठीक रही हो राधा, लेकिन देखना, एक दिन गांव वाले मेरी भी कद्र करेंगे। ऊपर वाले की मेहरबानी रही तो हमें भी हमारी मेहनत का फल मिलेगा। राधा की बड़ी इच्छा थी कि उसके दोनों बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करें, क्योंकि छोटे से खेत में फसल भी बहुत कम होती थी, जिससे उनके गुजारे के लिए बस दाल रोटी ही आ पाती थी। एक फसल बेचने के बाद भोला दूसरी फसल लगाता है। इस बार भी वो करेले की खेती करता है। राधा, इस बार फसल हर बार से ज्यादा अच्छी हुई है। मैं कुछ करेले घर के लिए भी लाया हूँ। आपको तो पता है कि बच्चे करेले नहीं खाते हैं। करेले की सब्जी सिर्फ मैं और आप ही खाएंगे। बच्चों के लिए तो कुछ और बनाना होगा। कोई बात नहीं, मैं सब्जियां बेच कर आता हूँ। लौटते वक्त मैं बच्चों के लिए कोई हरी सब्जी लेता आऊंगा। इस बार किसी की बातों में मत आना। गांव में जो रेट चल रहा है उसी रेट पर अपनी सब्जी बेचना। ठीक है राधा। भोला करेले से भरी टोकरी लेकर गांव में बेचने के लिए निकलता है। बोलो भैया, 2 किलो करेले दे दो। ये लो भैया। भैया, तुम्हारे 80 रुपए हो गए। 80 रुपए कैसे हो गए? करेले 40 रुपए किलो हैं। तुमने 2 किलो करेले लिए हैं तो हुए ना पूरे 80 रुपए। अरे बोला भैया, तुम्हें लोग ऐसे बुद्धू नहीं कहते हैं। तुम तो सच में बुद्धू हो। क्यों, क्या हो गया? अरे, तुमने मुझे 2 किलो करेले कब दिए? मैंने तो तुमसे 1 किलो करेला मांगा था। नहीं भैया, मैंने तुम्हें 2 किलो करेले दिए हैं। ठीक से सोच लो, लगता है तुम्हें भूलने की बीमारी हो गई है। भोला थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हें यकीन नहीं है तो ये लो करेले और तोल लो। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भोला सोचता है कि अगर उसने बृजमोहन को 2 किलो करेले दिए होते तो वो करेले तौलने के लिए नहीं कहता। जरूर उसने 1 किलो करेले ही दिए होंगे। अरे नहीं भैया, तुम झूठ क्यों बोलोगे भला? मुझे याद नहीं होगा। ऐसा कहकर भोला 40 रुपए लेकर वहां से चला जाता है और बृजमोहन मन ही मन सोचता है कि कैसे उसने भोला को बुद्धू बना दिया। इस बार भी भोला कम पैसे लेकर घर आता है और जब राधा को पैसे देता है, हे भगवान, आपके भोलेपन के कारण हम हमेशा गरीब ही रह जाएंगे। मेरे बच्चे कभी पढ़ नहीं पाएंगे। राधा इसी चिंता में रहती थी और भोला को भगवान पर भरोसा था। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। एक बार अचानक गांव के कुओं और नदी के पानी का जल स्तर कम हो जाता है। सुनो जी, आज जब मैं कुएं से पानी लाने गई थी
तो मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ी। कुएं में पानी बहुत कम हो गया है। अच्छा, ऐसा पहली बार हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कुओं में पानी खत्म ही हो जाए? अगर ऐसा हुआ तो गांव में सूखा पड़ जाएगा और हम भूखों मर जाएंगे। नहीं, हमारे पास नदी का भी सहारा है, गांव में सूखा नहीं पड़ेगा। लेकिन राधा का शक सही निकलता है। दूसरे दिन जब वो कपड़े धोने के लिए नदी के किनारे जाती है तो देखती है कि नदी का पानी भी बहुत कम हो चुका था। नदी के आसपास गांव के लोग इकट्ठा होकर सूखा पड़ने की आशंका जता रहे थे। घर आकर राधा ये बात भोला को बताती है। तुम चिंता क्यों करती हो? बारिश का मौसम आने वाला है, एक बार अच्छी बारिश हो जाएगी तो कुएं और नदी का पानी भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम तो बेमौत मारे जाएंगे। हमारी तो कुछ बचत भी नहीं है। आपको लोग बुद्धू बनाकर आधी कीमत पर करेले खरीद लेते हैं। आप ठीक ठाक पैसे कमाते तो मैं कुछ पैसे बचा कर रखती, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। राधा, अगर गांव में सूखा पड़ भी गया तो भगवान हमारी कोई ना कोई मदद जरूर करेंगे। इधर राधा चिंता में डूबी थी तो उधर भोला बेफिक्र था। कुछ दिन के बाद बारिश का मौसम आ जाता है, लेकिन बारिश नहीं होती है और सचमुच में गांव में सूखा पड़ जाता है। राधा, गांव में सबके खेत सूख गए हैं, कहीं भी एक बूंद पानी नहीं है। हम फसल लगाएंगे तो कैसे? देखा, मैंने कहा था ना कि सूखा पड़ जाएगा। गांव वालों ने तो अपने बुरे दिनों के लिए पैसे बचा कर रखे होंगे, लेकिन हमारा क्या? हमारे पास तो बचत के नाम पर 1 रुपया भी नहीं है। मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। अब भोला भी चिंता में पड़ जाता है कि अब क्या होगा। वो अपनी बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा। राधा, तुम ही कहो, मैं अब क्या करूं? हम दूसरे गांव चलते हैं, वहां हम कोई काम ढूंढ लेंगे। जब हमारे गांव में बारिश हो जाएगी तब हम वापस आ जाएंगे। ठीक है, हम कल सुबह यहां से निकल जाएंगे। उस रात राधा दोनों बच्चों को लेकर सो जाती है, लेकिन भोला को नींद नहीं आती है। उसे अपने खेत से बहुत प्यार था। वो बार बार यही सोचता है कि वो अपने खेत को छोड़कर दूसरे गांव में कैसे रहेगा। यही सोचते हुए पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह, सुनिए जी, मैंने सारा सामान बांध लिया है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। राधा, मैं एक बार अपने खेत को देख कर आता हूँ। अब वहां क्या देखना, वहां सूखी बंजर जमीन के सिवाय और है ही क्या। राधा, मेरे खेत मेरे पुरखों की दी हुई विरासत है, उसे इस तरह से छोड़कर मैं कभी नहीं गया, इसीलिए जाने से पहले मैं उससे विदा लेना चाहता हूँ। ठीक है, जाइए, लेकिन जल्दी आइएगा। बस अभी गया और अभी आया। भोला अपने खेत पर जाता है, लेकिन वहां जाकर वो देखता है कि एक बहुत विशाल और मोटा सा करेला उसके खेत में लेटा हुआ है। इतना विशाल करेला? ये करेला है या कोई जंगली हाथी? इतना विशाल करेला मेरे खेत में कैसे आया, और वो भी सूखे के वक्त? वो दौड़ा दौड़ा अपने घर जाता है और राधा को सारी बात बताता है। ये कैसे हो सकता है? हाथी के आकार का करेला कहीं होता है क्या? लगता है आप रात में सोए नहीं है, इसीलिए आपको दिन में भी सपने आ रहे हैं। नहीं राधा, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें यकीन ना हो तो मेरे साथ चलकर देख लो। राधा भोला के साथ खेत पर जाती है। वो भी इतना विशाल करेला देखकर हैरान हो जाती है। लेकिन इतने विशाल करेले का हम करेंगे क्या? क्या इसे काट काट कर गांव में बेच दें? इसे खरीदेगा कौन? इस वक्त गांव में सूखा पड़ने के कारण लोगों के पास खाने के लिए अनाज भी नहीं है। सिर्फ करेले की सब्जी तो नहीं खाई जाएगी। फिर तो ये करेला हमारे लिए किसी काम का नहीं। इसे यहाँ से उठाकर फेंक दीजिए। इतना बड़ा करेला मुझसे अकेले उठेगा भी नहीं। मैं आपकी मदद करती हूँ। राधा और भोला विशालकाय करेले को उठाने की कोशिश करते हैं, तभी करेले से आवाज आती है। राधा, भोला, तुम दोनों क्या करने जा रहे हो? आवाज सुनकर वो दोनों करेला छोड़कर वहां से भागने लगते हैं। मुझे तो लगता है कि ये कोई भूत पिशाच है। तभी करेले से आवाज आती है। मैं कोई भूत पिशाच नहीं हूँ, मैं जादुई करेला हूँ। राधा और भोला रुक जाते हैं। जादुई करेला? हाँ, मैं जादुई करेला हूँ और तुम लोगों की मदद करने आया हूँ। जैसे ही मुझे पता लगा कि तुम्हारे गांव में सूखा पड़ गया है, मैं तुम लोगों की मदद करने चला आया। तुम हमारी मदद कर सकते हो। मैं तुम्हें पटावन के लिए पानी दे सकता हूँ, जिससे तुम अपने और पूरे गांव के खेत में पानी डालकर खेती कर सकते हो। लेकिन तुम हमें पटावन के लिए पानी कैसे दोगे? मुझ में बीच से चीरा लगा दो, मेरे अंदर काफी पानी भरा है, जिससे तुम लोग पूरे गांव के खेत को सींच सकते हो। अच्छा, अगर सच में ऐसा हो जाए तो हमारे गांव से सूखा खत्म हो जाएगा। हाँ, अब देर ना करो, जल्दी से मुझ में चीरा लगाओ। भोला एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और उससे उस विशालकाय करेले के पेट में चीरा लगाता है। करेले में चीरा लगते ही उसके अंदर से जल की धारा फूट पड़ती है। पानी देखते ही राधा और भोला खुशी से नाचने लगते हैं। भोला और राधा सबसे पहले अपनी पूरी ताकत लगाकर करेले को साइड में करते हैं और फिर उस पानी से
अपने खेत को सींचते हैं, जिसके बाद भोला अपने खेत में नई फसल के बीज लगा देता है। राधा, मैं गांव वालों को भी बताकर आता हूँ कि जादुई करेले के दिए हुए पानी से वो अपना खेत सींच सकते हैं। ठीक है जी, जल्दी जाइए, नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। भोला भाग कर जाता है और गांव के दूसरे किसानों को ये बात बताता है। सभी किसान भोला के खेत पर आते हैं। इतना विशालकाय करेला सबने पहली बार देखा था और उस पर से करेले से निकल रहा पानी उनके लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। वे सभी उस पानी से अपने खेत को सींचते हैं, जिसके बाद कोई अपने खेत में धान की फसल लगाता है तो कोई गेहूं की और कोई दूसरी हरी सब्जियों की। जादुई करेला भोला से कहता है, भोला, मेरे दिए हुए पानी से सभी किसान अपने खेत में खेती तो कर सकेंगे, लेकिन तुम्हारे खेत में जो फसल उगेगी वो जादुई होगी। अच्छा, मैंने अपने खेत में करेले के बीज लगाए हैं। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे खेत में उगने वाले करेले जादुई होंगे, लेकिन जादुई करेले का जादू सिर्फ तुम पर चलेगा। इसीलिए सबसे पहले तुम अपने खेत में उगे करेले की सब्जी खाना। ऐसा क्या जादू है जो सिर्फ मेरे पति पर चलेगा? जादुई करेले की सब्जी खाने के बाद भोला अत्यधिक बुद्धिमान हो जाएगा, इतना कि पूरे गांव में भोला से ज्यादा बुद्धिमान और कोई नहीं होगा। अगर ऐसी बात है तो मैं जल्दी से जल्दी अपने पति को जादुई करेले की सब्जी बनाकर खिलाना चाहूंगी। आज रात ही सारी फसल तैयार हो जाएगी, कल सुबह तुम जादुई करेले की सब्जी भी बना सकती हो। ऐसा ही होता है। रात भर में जादुई करेले की फसल तैयार हो जाती है। दूसरे दिन राधा जादुई करेले की सब्जी बनाकर भोला को खिलाती है, जिसके बाद भोला बेहद बुद्धिमान हो जाता है। अपनी बुद्धि के बल पर वो गांव वालों की समस्याएं भी सुलझाने लगता है। अब पूरा गांव भोला का एहसानमंद हो जाता है। भोला के खेत में उगे करेले की भी वैल्यू बढ़ जाती है। गांव वाले भोला से उसके करेले मुंहमांगी कीमत पर खरीदने लगते हैं। इसके अलावा वे भोला से अच्छी सलाह लेने के बदले उसे कुछ न कुछ उपहार या पैसे देकर जाते, जिससे भोला की अच्छी कमाई होने लगती है। भोला अमीर हो जाता है। वो अपने दोनों बच्चों का नाम स्कूल में लिखवा देता है, जिससे राधा भी काफी खुश हो जाती है। सूरज नाम का एक गरीब किसान बेलापुर गांव में रहा करता था। सूरज के पास खेती करने के लिए एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। उस जमीन के टुकड़े पर भी एक बड़ा पेड़ लगा हुआ था, जिस वजह से खेती करने के लिए उसके पास बहुत ही थोड़ी जगह थी। ऐसे ही एक दिन सूरज की पत्नी निर्मला उससे बोलती है, हम पेड़ कटवा क्यों नहीं देते हैं? हमारे पास वैसे ही थोड़ी सी तो जमीन है खेती करने के लिए, उसमें भी ये पेड़ हमारी कितनी सारी जगह को रोक लेता है। निर्मला, एक किसान की पत्नी होकर तुम पेड़ पौधों को काटने की बात कर रही हो, ये बहुत ही गलत है। अरे जैसे हम छोटे छोटे पौधे लगाकर फसल उगाते हैं, ठीक वैसे ही ये भी कभी नन्हा पौधा होगा और आज ये बड़ा होकर वृक्ष बन गया है। वैसे भी इस वृक्ष से हमें लाभ ही तो है। हम इसकी छाया तले बैठते हैं, खेतों में काम करके थक जाते हैं तो इसके नीचे आराम कर लेते हैं। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, भले ही मेरी खेती कम हो, लेकिन मैं इस वृक्ष को नहीं काटूंगा। सूरज की बात सुनकर निर्मला कुछ नहीं कहती है। दोनों पति पत्नी पूरी मेहनत के साथ अपनी जमीन के टुकड़े पर खेती का काम करते रहते हैं। काफी मेहनत के बाद उनके खेत में आखिरकार फसल लहराने लगती है। फसल पककर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी, जिसे देखकर सूरज बोलता है, लगता है इस बार फसल के अनाज से मुझे मंडी में थोड़ा अच्छा दाम मिल जाएगा। अगर सही दाम मिल गया तो इस बार घर चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हो सका तो इस बार पैसे बचा के निर्मला को एक नई साड़ी भी ले दूंगा। इतने सालों से मैंने उसे कोई भी तोहफा नहीं लेकर दिया है। ऐसे ही सोचते सोचते सूरज घर आ जाता है और उसी रात गांव में एक भयंकर तूफान आता है। तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश सारी रात होती है। अगली सुबह सूरज अपने खेत का हाल देखता है तो दर्द से उसका कलेजा बैठ जाता है। उसकी पकी हुई सारी फसल पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। ये देखकर सूरज अपना माथा पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है और बोलता है, हे भगवान, ये तूने कैसा अनर्थ कर दिया। मुझ गरीब किसान के पास ये फसल ही तो उसका जीवन चलने का सहारा थी और तूने वो भी मुझसे छीन लिया। ऐसा मुझसे क्या पाप हो गया था भगवान। अब मैं अपने पूरे साल का कैसे गुजारा करूंगा। अपने खेत की ऐसी हालत देखकर सूरज को गहरा सदमा पहुंचता है। वो बेचारा रोते हुए अपने घर आ जाता है और सारी बात अपनी बीवी को बताता है, जिस पर उसकी बीवी बोलती है, मुझे तो लगता है कि हमारे खेत में लगा वो पेड़ ही अपशगुन है। कल मैंने उसे काटने की बात क्या कह दी, रातों रात हमारी फसल ही खराब हो गई। आप मेरी बात माने, उस पेड़ को कटवा ही दे, वही है जिससे हमारी फसल खराब हो गई है। निर्मला, तुम फिर से वही बातें लेकर बैठ गई। अरे उस पेड़ की इन सब में क्या गलती है? जो बर्बादी हुई है वो प्राकृतिक रूप से हुई है। अब हमें फिर से मेहनत करनी होगी। सूरज जैसे तैसे करके खुद को संभालता है।
और उसके बाद अपनी बर्बाद हुई फसल की कटाई करके एक तरफ करता है, जिसके बाद वो फिर से मेहनत करता है और जुताई का काम शुरू कर देता है। इस बार सूरज अपने खेत में पालक के बीज बोता है। दोनों पति पत्नी पूरी मेहनत से हर रोज पालक के बीजों की सिंचाई करते हैं। कुछ हफ्तों में छोटे छोटे नन्हे नन्हे पालक के पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं और बाद में बड़े हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन गांव में हरिया नाम का एक आदमी अपनी गाय भैंसों को चरा रहा होता है। तभी हरिया किसी से बात करने लग जाता है और उसकी गाय भैंस सूरज के खेत में चली जाती हैं और उसकी पकी हुई ताजी हरी पालक को खा जाती हैं। तभी वहां पर सूरज और निर्मला आ जाते हैं। गाय भैंसों को पालक खाता देखकर हरिया से बोलता है, अरे हरिया भाई, ये देखो तुम्हारे पशुओं ने क्या किया है, मेरी सारी पकी हुई पालक खा गए। अरे तो भाई गुस्सा क्यों हो, हैं? ये पशु है, इनमें इतना दिमाग थोड़ी है कि कहाँ चरना है और कहाँ नहीं चरना है, बताओ। गुस्सा ना हो तो क्या करें, आपको पता है ना कि ये फसल ही हमारी रोजी रोटी है। अब आपके पशुओं ने हमारी सारी फसल खा ली, बताइए अब हम क्या करें। जो करना है करो, मुझे क्या कह रहे हो? तुम जैसे गरीबों का तो यही रोना धोना चलता है। चलो जाओ यहाँ से। आज तो मेरे पशुओं ने धोखे से तुम्हारे खेत को चराया, लेकिन अगर मुझसे उलझने की कोशिश की तो जबरदस्ती हर दिन अपने पशुओं को तुम्हारे खेतों में ही चराने भेज दूंगा, समझे? फिर जो करना हो कर लेना। इतना बोलकर हरिया अकड़ता हुआ चला जाता है। बेचारे सूरज और निर्मला एक बार फिर से उदास हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों उस पेड़ के तले नीचे बैठ जाते हैं जो उनके खेत में लगा था। तभी निर्मला उस पेड़ को देखते हुए बोलती है, काश कि ये पेड़ ही कोई फल या सब्जी का होता, कम से कम इसका हमें कोई लाभ तो होता, और इस पर अगर फल या सब्जी लगे होते तो उसे हम सब्जी मंडी में बेचकर 4 पैसे ही कमा लेते, लेकिन इस पेड़ पर कभी कुछ नहीं लग सकता, ये तो बस यूं ही हरा भरा रहता है। निर्मला इतना बोलती है कि तभी वो पेड़ हवा के झोंके से जोर से हिलता है और निर्मला की गोद में 2 सेब आकर गिर जाते हैं। तभी निर्मला इधर उधर देखती है और बोलती है, सुनिए जी, ये सेब मेरी झोली में कहाँ से आ गए? यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं है, ना कोई सेब का पेड़ है। मुझे नहीं पता ये सब कहाँ से आए हैं, और देखो ये कितने लाल रसीले और पके हुए हैं। कहीं ये भूतिया सेब तो नहीं है? किसी ने जादू टोना करके तो नहीं फेंका है? इतना कहकर निर्मला उन सेब को अपने से दूर खेत में फेंक देती है। जैसे ही वो सेब धरती को छूते हैं तभी वहां पर 2 छोटे पौधे निकल आते हैं। ये देखकर सूरज और निर्मला हैरान हो जाते हैं। तभी सूरज बोलता है, आखिर ये हो क्या रहा है? ये कैसा जादू हो रहा है? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। निर्मला, मुझे लगता है हम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। इतना कहकर जैसे ही निर्मला और सूरज वहां से चलने लगते हैं तभी उन्हें एक आवाज आती है, रुक जाओ, कहीं मत जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उस आवाज को सुनकर निर्मला और सूरज पीछे पलटते हैं, पर उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। दोनों इधर उधर देखते हैं, तभी उनके कानों में फिर से आवाज आती है, इधर उधर मत देखो, ये मैं बोल रहा हूं। मैं तुम्हारे खेत में लगा हुआ ये पेड़, मैं कोई आम पेड़ नहीं हूं, मैं एक जीता जागता पेड़ हूं। क्या कहा? जीता जागता पेड़? यानी कि हम दोनों जो भी बातें करते हैं तुम वो सब सुन सकते हो और देख भी सकते हो? हाँ, सही कहा तुमने। मैं सब कुछ देख रहा हूं और मैं तुमसे खुश भी हूं, क्योंकि तुम प्रकृति से प्यार करने वाले एक सच्चे किसान हो। कितने लोगों ने तुमसे मुझे कटवाने की सलाह दी, लेकिन तुमने कभी किसी की हां में हां नहीं मिलाई। प्रकृति ने तुम्हारा कितना नुकसान किया, फिर भी तुमने किसी को भी दोष न देते हुए वापस से मेहनत की। फिर से तुम्हारी फसल खराब हो गई, लेकिन फिर भी तुमने चुपचाप सब सह लिया। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मदद? कैसी मदद? तुम हमारी क्या मदद करोगे? मैं अपनी मर्जी से फल और सब्जी दोनों ही अपने ऊपर उगा सकता हूं, लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से अब मेरा जादू थोड़ा कम हो गया है। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे इस पालक के खराब हुए खेत को फिर से हरा भरा करने के लिए जादुई पालक के बीज दूंगा। उन बीजों को तुम अपने खेतों में हर तरफ बो देना और फिर उसका जादू देखना। बस याद रहे कि किसी को भी तुम मेरे या फिर इन जादुई बीजों के बारे में नहीं बताओगे। ठीक है, तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। मैं और मेरी पत्नी कभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हाँ। सूरज की बात सुनकर वो पेड़ बिना हवा के जोर से हिलता है और एक पोटली में बंधे हुए कुछ बीज जमीन पर आ गिरते हैं। सूरज उस पोटली को उठाता है, तभी वो पेड़ फिर से बोल पड़ता है, इस पोटली के अंदर ही वो जादुई पालक के बीज हैं। आज रात को तुम दोनों पति पत्नी उन बीजों को अपने खेत में बो देना और सुबह उन बीजों का चमत्कार देखना। उस पेड़ के कहे अनुसार सूरज और निर्मला रात को अपने खेतों में
उन जादुई पालक के बीजों को बो देते हैं। अगली सुबह जब सूरज और निर्मला अपने खेत की तरफ जाते हैं तो उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उनके खेत में ऊंची ऊंची ताजी हरी पालक लहरा रही थी। ये देखकर सूरज और निर्मला खुशी से झूम उठते हैं और निर्मला बोलती है, ये तो कमाल हो गया जी, रातों रात हमारा खेत पालक से भर गया। अब तो हम इसे मंडी में ले जाकर इससे पैसे कमा सकते हैं, अपने घर में राशन ला सकते हैं। धन्यवाद हो इस पेड़ का जिसने हमें जादुई पालक के बीज दिए। चलिए जी, जल्दी से कटाई और बंधाई का काम शुरू करते हैं। निर्मला की बात सुनकर सूरज जल्दी से हाथ में दरात उठाता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी पालक की कटाई करते हैं और फिर उनकी जुटियां बनाकर उन्हें बांध लेते हैं और फिर दोनों पति पत्नी मंडी में ले जाकर अपनी पालक को बेच आते हैं। उस पालक से उन्हें काफी अच्छे पैसे मिलते हैं, जिससे सूरज और निर्मला घर का राशन लेकर आते हैं। इसी काम में उनका सारा दिन बीत जाता है। अगली सुबह उठकर जब दोनों पति पत्नी अपने खेत की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि वहां फिर से ऊंची ऊंची हरी पालक लगी है। ये देखकर दोनों अचंभित हो जाते हैं और उस पेड़ के पास जाकर बोलते हैं, पेड़ जी, कल जो हमने जादुई बीज बोए थे इसीलिए रातों रात पालक आ गई, लेकिन गुजरी रात तो हमने कोई बीज बोया ही नहीं, तो फिर ये पालक कैसे आ गई? उसी जादू से, जिस जादू से परसों रात आई थी। जो बीज मैंने तुम्हें दिए हैं वो कोई आम बीज नहीं है। तुम जितना भी इस पालक को काटोगे, हर सुबह ये पालक तुम्हें ऐसे ही लहराते हुए मिलेगी। अब तुम जितना चाहे उतना धन कमा सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी, आपने तो सच में मुझ गरीब किसान का जीवन ही परिवर्तित कर दिया है। मैं आपका यह एहसान सारी उम्र कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। कोई बात नहीं, तुम एक ईमानदार और सच्चे इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने अपने असली रूप में आया और तुम्हारी मदद की, क्योंकि आज के समय पर जहां मनुष्य प्रकृति को तबाह कर अपना जीवन बसा रहा है, वहीं तुम प्रकृति के प्रति बहुत ही वफादार हो। इसीलिए मैंने तुम्हें मदद के लिए चुना, वरना इतने सालों से मैंने कभी किसी की कोई मदद नहीं की है। पेड़ की बातें सुनकर सूरज फिर से उसका बहुत धन्यवाद करता है और इसी तरह जादुई पालक से सूरज का जीवन सुधर जाता है। धीरे धीरे पालक बेचकर सूरज बहुत सारा धन एकत्रित करता है, जिससे वो अपने कच्चे घर को एक पक्के मकान में परिवर्तित करता है। साथ ही गांव में और जमीन भी खरीद लेता है और उन पर पूरी ईमानदारी से खेती करता है।